हम लोग अपनी फिजिक्स 11th एनसीपी 2022-23 की सीरीज के अंदर आज डेफर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के टॉपिक को देखने जा रहे हैं और इसके जितने भी एसएलओज हैं इस करिकुलम के अंदर उनको हम लोग करने वाले हैं। इस पूरे कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो जो दो कॉमन बुक्स हैं, जैसे जैसे हम पिछले चैप्टर्स के अंदर भी करते रहे हैं, तो जो दो कॉमन बुक्स हैं जो इस करिकुलम के ऊपर बनी हुई हैं उसके साथ हम मैच करेंगे वो कौन से चैप्टर्स हैं। तो हमारे पास जो कैंटअप बुक है उसके अंदर हम लोगों ने आज की इस वीडियो में करना है चैप्टर नंबर 6, दैट इज हियर डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। और एनबीएफ वाली बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक है जो इस करिकुलम के ऊपर है तो उस बुक के अंदर भी सेम एसएलओज होंगे, आप अपने चैप्टर को मैच कर सकते हैं। और हम लोग आज की इस वीडियो में बेसिकली तमाम के तमाम एसएलओज को करने वाले हैं। बुक मैंने वैसे ही आपको दिखाई है। तो हम बढ़ेंगे अपने नंबर 1 एसएलओ की तरफ, सबसे पहले एसएलओ की तरफ। तो हमारा सबसे पहला एसएलओ है distinguish between the structures of crystalline, glassy, amorphous and polymeric solids। तो ये हमारा नंबर सबसे पहला एसएलओ है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का। तो इसके अंदर हमारे पास सॉलिड्स, सबसे पहले हम लोग सॉलिड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की जितनी किस्में हैं हम उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में तो हमें पता ही है कि ये हमारे पास एक स्टेट ऑफ मैटर है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड्स एक स्टेट ऑफ मैटर है जिनके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। अब हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं दो मेन टाइप्स में। नंबर 1 जो हमारे पास टाइप है सॉलिड्स की, दोज आर क्रिस्टलीन सॉलिड्स। क्रिस्टलीन सॉलिड्स, क्रिस्टलीन सॉलिड्स बेसिकली, क्रिस्टलीन सॉलिड्स को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या है, हम लोग इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इसके ऑर्डर को। ऑर्डर से मुराद है कि किस तरह से होते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अरेंज होते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टलीन सॉलिड्स जो बहुत ही ज़्यादा, जिनके अंदर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, अरेंज्ड पार्टिकल्स, उनको हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड्स कहते हैं। तो अरेंज्ड पार्टिकल्स जिन सॉलिड्स के अंदर होते हैं उनको हम क्रिस्टलीन सॉलिड्स कहते हैं। और दूसरी चीज जो हम सॉलिड्स के अंदर डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेंज। कि ठीक है, अरेंज्ड पार्टिकल्स तो हैं लेकिन कितनी दूर तक ये अरेंज्ड पार्टिकल्स रहते हैं। यानी अगर अभी एक पैटर्न बना हुआ है पार्टिकल्स का, तो ये पैटर्न कितनी दूर तक रहता है, कितने पार्टिकल्स के बाद ही खत्म हो जाता है। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज होती है। इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही होगी कि क्रिस्टलीन सॉलिड्स क्या हैं, तो जल्दी से हम इनको ड्रॉ करते हैं। बेसिकली आपके पास पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अरेंज्ड हैं। तो कुछ इस किस्म से आपके पास अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं। तो वो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड ही हमेशा, क्योंकि है तो सॉलिड, लेकिन आपके पास पार्टिकल्स नहीं है। आपको पता चलता है कि एक नीट डिसिप्लिन से ये खड़े मौजूद हैं, और इससे आपको पता चलता है कि ये नीटली जो है वो पैक्ड हैं और एक अरेंज ऑर्डर में है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने हिस्से में और आगे ये इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये तो लिक्विड बन जाएगा, यानी आगे इस तरह से होना शुरू हो जाएंगे कि इनका कोई पैटर्न नहीं रहेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो है ये बहुत लॉन्ग रेंज तक, यानी बहुत दूर तक इसी अरेंज पैटर्न में है। इनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स। क्रिस्टल्स, बेसिकली आप इनको क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक बहुत ही गुड एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो नमक है। अगर आप नमक को देखें, तो अगर आप उसके अंदर एटम्स को देखें, नमक में बेसिकली ये होता है कि आपके पास सोडियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर आपके पास सोडियम का जो आयन है मैं उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर दूं, और क्लोरीन का जो आयन है मैं उसको येलो से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आपके पास हर सोडियम 3D स्पेस में एक सोडियम है। और ये चूंकि अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्जेस से, तो ये आपके पास जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन से इधर, एक क्लोरीन से इधर, एक क्लोरीन से इधर, एक क्लोरीन से इधर। और एक्चुअली में स्क्रीन से बाहर भी जुड़ा हुआ है, स्क्रीन के अंदर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 3D के अंदर होगा। तो टोटल एक सोडियम 6 क्लोरीन से जुड़ा होता है। इसी तरीके से एक क्लोरीन एक इस सोडियम से जुड़ा हुआ है, एक इस सोडियम से जुड़ा हुआ है, एक इस सोडियम से, अगेन स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन के अंदर, तो एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नीट अरेंज्ड पैटर्न है। इस तरीके से आपके पास ये मौजूद होंगे एक नीटली अरेंज्ड पैटर्न के अंदर, और इनकी जो रेंज है वो भी काफ़ी लॉन्ग रेंज होगी। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, जिनको हम क्रिस्टल्स अक्सर कहते हैं, सोडियम नमक की क्रिस्टल्स, तो सोडियम क्लोराइड एक गुड एग्जांपल है क्रिस्टलीन सॉलिड्स। इनकी एक और खास बात यह है कि इनके आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब है कि एक खास एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई कहे कि सोडियम क्लोराइड का क्या मेल्टिंग पॉइंट है, आप बता देंगे कि मे बी उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ये मेल्टिंग पॉइंट है उसका। आप ये नहीं कहेंगे उसके, आप ये नहीं कहेंगे कि वो कभी इस पे मेल्ट होता है कभी इस पे मेल्ट होता है। खास मेल्टिंग पॉइंट होगा। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो कभी किसी पे मेल्ट हो रहे होते हैं, कभी किसी पे मेल्ट हो रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सॉलिड किस तरह से अरेंज है। लेकिन ये चूंकि होंगे ही अरेंज, यानी हमेशा होंगे ही एक जैसे, उनकी है ही अरेंज्ड पैटर्न, कुछ तरह से इधर उधर नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। और अक्सर औकात ये भी चीज़ इनके अंदर ऐड कर दी जाती है कि इनको बनाया किस तरह से जाता है। तो जब भी आप एक लिक्विड लें,
क्योंकि लिक्विड के अंदर ये सारे, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड का लिक्विड लें, तो जब भी आप एक लिक्विड लेते हैं और उसको स्लोली स्लोली कूल करते हैं, यानी आप जो है वो स्लोली कूल करते हैं उसको, तो आपको पता है आप एक लिक्विड को कूल करेंगे वो सॉलिड में बदल जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब आप उसको स्लोली स्लोली कूल करते हैं तो आपके पास क्रिस्टल्स बनते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी है। जब आप इसको रैपिडली कूल करते हैं तब आपके पास क्रिस्टल्स नहीं बनती, तब आपके पास एक और किस्म बनती है सॉलिड्स की, जिसको हम देखेंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट टाइप। अब दूसरी टाइप आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगी। दूसरी टाइप है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज़ जो ऑर्डर नहीं है या अरेंज नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये बिल्कुल उलट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इनका जो हमारे पास ऑर्डर है वो ये है कि ये वेरी लेस अरेंज्ड है या वेरी इरेगुलर है, यानी कोई इधर है कोई उधर है, कोई इनका कोई पैटर्न नहीं है। और अगेन हो सकता है कोई छोटे छोटे क्लस्टर्स मौजूद हों, यानी छोटे छोटे क्लस्टर्स मौजूद हैं कि यहाँ पर कुछ खास एक छोटा सा पैटर्न बन गया, वो होगी तो इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा लो होगी, यानी छोटी सी जगह पर हमारे पास एक पैटर्न मौजूद हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक छोटा सा पैटर्न है, लेकिन बस इतना रहा, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन गया, हमारे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बन गया, फिर एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिकली हैं तो टाइटली पैक्ड ही, लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं है, कोई खास पैटर्न नहीं है। कहीं पर एक तरह से हैं, कहीं पर दूसरी तरह से हैं, कहीं पर दूसरे एटम्स आ जाते हैं। सोडियम क्लोराइड में तो खास तरीका था, एक कतार में वो आते जा रहे थे, यहाँ पर कभी कोई एटम आ गया, कभी कोई एटम आ गया। इनको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। और हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं पहले की तरह ही जिस तरह क्रिस्टलिन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो शार्प था, आप खुद सोच सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी एक रेंज होगी। यानी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मेल्ट कर जाता है इस पर हम कहेंगे कि ये जो है, फॉर एग्जांपल ये जो सॉलिड है, हम क्रिस्टलिन सॉलिड को तो कहते थे कि मे बी ये क्रिस्टलिन सॉलिड है, ये मेल्ट कर जाएगा ए टेम्परेचर पर, यानी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि हम ये ए और बी, यानी कोई हम रेंज बता देंगे कि 50 से 100, 80 से 100, यानी इस रेंज के अंदर ये मेल्ट करेगा। हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि वो जिस सॉलिड को मेल्ट करें वो ये वाला हिस्सा हो सकता है वो ये पूरा हिस्सा हो सकता है कि वो हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा हो। तो लिटरली कोई पैटर्न नहीं है, डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है, यानी उस रेंज के अंदर वो कहीं पर भी मेल्ट कर सकता है। कभी वो पहले कर जाएगा, कभी बाद में कर जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प है 100, यानी 100 पे ही जाके वो वाटर का 100 तो नहीं है मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0, यानी वो 0 पे ही जाके मेल्ट करता है आइस से। तो ऐसा नहीं होता कि कभी वो -2 पे मेल्ट करना शुरू कर दे, कभी 2 पे मेल्ट करना शुरू कर दे। एक 0 एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड या और क्रिस्टलिन सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास कोई अमॉर्फस सॉलिड है, आप कहेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मेल्ट कर जाता है। अमॉर्फस सॉलिड की एक बहुत ही जो हमारे पास गुड एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लास। ओके, अच्छा ग्लास भी है, लेकिन मैं ग्लास को यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा। उसका एक रीज़न है, मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक अच्छी एग्जांपल है रबड़। रबड़ जो है आप उसको खुद देख के भी आपको समझ आती होगी कि वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, वो क्रिस्टल नहीं है, पैटर्न है। कहीं पर वो थोड़ा सा स्क्विशी होता है, कहीं पर थोड़ा सा हार्ड होता है। तो रबड़ इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एन अमॉर्फस सॉलिड। जब आप रबड़ को मेल्ट करेंगे तो वो किसी खास टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगा, कभी वो उस टेम्परेचर से थोड़ा सा पहले हो जाएगा, कभी उस टेम्परेचर से थोड़ा बाद में हो जाएगा। तो एक रेंज होगी, वो डिपेंड करेगा कि वो रबड़ किस टाइप की है, क्योंकि रबड़ किसी खास एक ही टाइप की नहीं होगी जैसा नमक है। इट इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो ये हो गए हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। अब अमॉर्फस सॉलिड्स की एक सब टाइप है, यानी इसी के अंदर एक मजीद टाइप है, जिनको हम लोग कहते हैं ग्लासी सॉलिड्स या बेसिकली ग्लासेस। तो ग्लासी सॉलिड्स जो कि बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स की एक टाइप है, बस हम इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने ग्लास की एग्जांपल नहीं दी थी। ये जो है रबड़, ये एक अमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन ये एक ग्लासी सॉलिड नहीं है। लेकिन ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसकी एक अलग से किस्म बना दी है, क्योंकि वो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ग्लासी सॉलिड्स बेसिकली आप समझ तो गए हैं कि इनका ये तो सब कुछ सेम ही होगा, क्योंकि ये अमॉर्फस सॉलिड्स ही हैं, लेकिन और इनकी मेल्टिंग पॉइंट की भी एक रेंज होगी। इनकी बस एक खास बात ये है कि ग्लासी सॉलिड्स आपके पास तब बनते हैं जब आप एक लिक्विड को रैपिडली कूल करते हैं। रैपिडली यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कूल करते हैं। और हाँ, इसका रीज़न क्या है, कि जब आप एक लिक्विड लेते हैं और उसको बहुत जल्दी जल्दी कूल करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अरेंज हो सकें। कोई इस तरह हो जाता है, कोई उस तरह हो जाता है, बहुत जल्दी से आपने उसको बहुत जल्दी से ठंडा किया है, तो वो सॉलिड एक अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। या स्पेसिफिकली ऐसे सॉलिड को हम एक ग्लासी सॉलिड कहते हैं। और इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड स्लोली कूल जब आप करें तो उसको उनके पास अरेंज होने का टाइम मौजूद होता है। तो इसी तरीके से जैसे हम जो एक आम शीशा बनाते हैं घर का, वो हम लोग कहाँ से बनाते हैं, हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। जो सबसे उनके अंदर कॉमन है दैट इज सैंड।
और सैंड को लेने के बाद हम उन सबको बहुत ज़्यादा एक फर्नेस के अंदर एक बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी एक बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और फिर हम उसको जल्दी से ठंडा करते हैं, तो उससे हमारे पास ग्लास बन जाता है। तो ये हमारे पास है ग्लासेस जिस तरह से हमारे पास बनते हैं। तो इस वजह से हम लोग अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर ग्लासी सॉलिड्स की एक और किस्म डालते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक खास टेम्परेचर है TG, दैट इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ये एक किस्म का ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ ग्लासेस के अंदर एक बहुत ही खास टाइप ऑफ टेम्परेचर है जिसके अंदर वो अमोर्फस सॉलिड्स जो कि लिक्विड को रैपिडली कूल करने से बने हैं या जो ग्लासी सॉलिड्स हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक खास टेम्परेचर होगा, एक शार्प ही टेम्परेचर होगा, एक खास हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। उससे जो यानी उस पर जब पहुंचेंगे तो वो हमारे पास जो ग्लास है वो एक रबड़ी लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इससे नीचे, इस टेम्परेचर से नीचे जब हमारे पास ग्लास का टेम्परेचर इससे कम होगा, यानी अभी वो इससे ठंडा होगा, तो वो हमारे पास नॉर्मल सॉलिड ग्लास होगा, एक अमोर्फस सॉलिड होगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर इससे बढ़ा तो वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है एक रबड़ी लिक्विड में, यानी वो लिक्विड होती है लेकिन हल्की हल्की रबड़ी टाइप होती है, यानी थोड़ी सी विस्कस लिक्विड होती है, थोड़ी थोड़ी सॉलिड यानी थोड़ी सी सॉलिड ही होती है लेकिन होती वो लिक्विड है, वो फ्लो कर सकती है। तो ये जो खास टेम्परेचर है ये डिफ्रेंशिएट करता है कि हमारे पास एक अमोर्फस सॉलिड ग्लासी है या नहीं। जो रबड़ है उसके पास ये टेम्परेचर नहीं है, उसके पास ऐसा कोई खास टेम्परेचर नहीं है जिससे नीचे वो जो है वो एक सॉलिड है उसके बाद वो रबड़ी लिक्विड बन जाए एकदम से। तो इस वजह से रबड़ एक ग्लासी सॉलिड नहीं है, लेकिन वो अमोर्फस सॉलिड्स जिनके पास ये टेम्परेचर होगा उनको हम लोग ग्लासी सॉलिड्स कहेंगे। और एक्चुअली में जो TG है, मैंने पहले कहा था ये शार्प है, उस तरह से शार्प ही नहीं है, ये भी हल्की फुल्की रेंज ही है, यानी क्योंकि ये अमोर्फस सॉलिड है तो इस तरह से क्रिस्टलिन की तरह की इसकी वो शार्पनेस भी नहीं है, तो मुझे ये करेक्ट करना चाहिए, इसकी एक रेंज ही होती है, यानी एक रेंज है उसके अंदर ये ट्रांजिशन शुरू होती है और उससे जब ऊपर जाएगा तो वो रबड़ी लिक्विड है उस रेंज से, और उस रेंज से नीचे वो एक सॉलिड ग्लासी है, यानी एक सॉलिड अमोर्फस सॉलिड है, एक अमोर्फस सॉलिड है। तो ये है हमारे पास क्रिस्टलिन, अमोर्फस और ग्लासी सॉलिड्स, जो कि ग्लासी सॉलिड्स अमोर्फस सॉलिड्स की एक टाइप है। इसके बाद ये हो गई पहली टाइप क्रिस्टलिन, दूसरी टाइप है अमोर्फस और ग्लासी उसी की एक टाइप है। एक थर्ड टाइप भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वो उस तरह से क्रिस्टलिन अमोर्फस की नहीं है, वो तीसरी टाइप है। दोज आर पॉलीमेरिक सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स जिनके बारे में आप बड़ी ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 10 केमिस्ट्री में, आपने फुल चैप्टर पढ़ा था। हम उस वक्त NVF की बुक को फॉलो करते थे, हमने पढ़ा था पॉलीमर्स के बारे में, उन्हीं को हम लोग यहाँ पॉलीमेरिक सॉलिड्स कह रहे हैं। अगर आपको इनकी फुल डिटेल पढ़नी है, जो कि अगर आपने ठीक तरह से 10th को पढ़ा था तो आपको आती ही होगी, लेकिन अगर आपने पढ़नी है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा उस चैप्टर की तमाम SLOs की, तो उससे आपको फुल क्लियरेंस मिल जाएगी। एक लंबी वीडियो है, उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। लेकिन अब मैं अज्यूम करूंगा कि आपको पॉलीमर्स के बेसिक आइडियाज़ का पता ही है, क्योंकि वो हमने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। बट हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पॉलीमर्स बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे पास दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोग बनाते हैं छोटे मॉलिक्यूल से। लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लोग जैसे हमने पढ़ा था हम लोग उनको कहते हैं मोनोमर्स। इनकी हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ी हैं 10th केमिस्ट्री में, इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको देख लें। और फुल डिटेल, यानी हमने पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था पॉलीएमाइड्स के बारे में, हमने आई थिंक हमने पॉलीएमाइड्स के बारे में पढ़ा, हमने पॉलीईथीन के बारे में पढ़ा था, और दो पॉलीएमाइड्स के बारे में भी हमने पढ़ा, पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स, ये दो भी हमने पढ़े थे बड़ी डिटेल से। बट दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनको पॉलीमर्स हम कहते हैं, दीज आर बिल्ट फ्रॉम मोनोमर्स। तो बेसिकली ये एक अलग से हम टाइप बता देते हैं। और हमने पॉलीईथीन के बारे में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ईथीन का मोनोमर है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको अमीनो एसिड का मोनोमर समझ सकते हैं जो कि प्रोटीन्स के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोटीन, और ये जो एक मोनोमर है दिस इज एन अमीनो एसिड। तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बन चुका है प्रोटीन्स। तो इस तरीके से पॉलीमर्स थे। अब पॉलीमर्स जो हैं, पॉलीमर्स अगेन क्योंकि ये एक अलग से किस्म है, उसमें से क्रिस्टलिन ग्लासी नहीं है, तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स हमारे पास क्रिस्टलिन भी हो सकते हैं और अमॉर्फस भी हो सकते हैं। हमारे पास अक्सर औकात फुली अमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं, फुली या कंप्लीट अमॉर्फस सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इस तरह से पॉलीमर है, नहीं पॉलीमॉर्फस पॉलीमर्स, यानी पॉलीमर्स की एक किस्म है जो कि फुली अमॉर्फस होंगे, क्योंकि ये आपके पास ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलिन है अमॉर्फस है और फिर तीसरी किस्म पॉलीमेरिक सॉलिड्स है। क्रिस्टलिन और अमॉर्फस अलग से किस्म है, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप है सॉलिड्स के जिसके अंदर मोनोमर से सॉलिड्स बनते हैं, उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। और वो पॉलीमर्स अमॉर्फस भी हो सकते हैं, क्रिस्टलिन भी हो सकते हैं, यानी कि अमॉर्फस भी हो सकते हैं, यानी कि वो इस तरह से भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर कई सारे पॉलीमर्स जो है वो अमॉर्फस ही होते हैं, यानी उनका कोई पैटर्न नहीं होता, कभी इस तरह है कभी उस तरह है, इस तरह से टैंगल्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास
कुछ जो है क्रिस्टलिन, फुली क्रिस्टलिन तो नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक दूसरी टाइप होती है पॉलीमर्स की, तो दोज आर कॉल्ड सेमी क्रिस्टलिन, सेमी क्रिस्टलिन पॉलीमर्स, जिनके अंदर हमारे पास बेसिकली इस तरह से हल्के शुरू में वो होंगे हल्के फुल्के मॉर्फस, फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से पैरेलल लाइंस बना देते हैं वो। ये जो पैरेलल लाइन है ये किस्म की मॉर्फस है, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है, और फिर उसके बाद में भी हल्का फुल्का जाके फिर ये मॉर्फस हो गया, और फिर हल्के फुल्के जाकर हल्के से थोड़ा सा फिर पैटर्न इन्होंने बना दिया है। इस तरह के अक्सर औकात हमारे पास जो है पॉलीमर्स होते हैं, हल्के फुल्के बीच में फिर भी वो जो है वो पैचेस हमें नजर आ जाते हैं अमॉर्फस के, लेकिन ज़्यादातर वो क्रिस्टलिन होते हैं, तो वी कॉल देम सेमी क्रिस्टलिन पॉलीमर्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पॉलीमेरिक जो सॉलिड्स हैं उनकी दो टाइप्स मौजूद हैं, या वो क्रिस्टलिन होंगे या वो अमॉर्फस होंगे, कंप्लीटली अमॉर्फस, या फिर वो सेमी क्रिस्टलिन होंगे, क्रिस्टलिन पॉलीमर्स नहीं होते। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एसएलओ है डिस्क्राइब द डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स इन वन, डिस्क्राइब, सो ये होगा डिस्क्राइब द, इन्हें कहना चाहिए डिस्क्राइब द, describe the deformation of solids in one dimension, that it is caused by a force and that in one dimension the deformation can be tensile or compressive। तो हम लोगों ने पढ़ना है deformation of solids के बारे में। हम लोगों ने solids के बारे में तो पढ़ लिया कि solids क्या हैं, या उनकी जो हमने crystalline, पॉलीमेरिक और एमोर्फस सॉलिड्स को देख लिया है, बुनियादी तौर पर क्रिस्टलिन और एमोर्फस सॉलिड्स को देख लिया है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखना है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके बारे में हम लोग मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जल्दी से इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है, वी हैव अ सॉलिड। इस सॉलिड की डेफॉर्मेशन का क्या मतलब है? तो डीफॉर्म बहुत ही सिंपल है। डीफॉर्म का मतलब होता है चेंज इन लेंथ या चेंज इन साइज। चेंज इन साइज को हम लोग कहते हैं डेफॉर्मेशन। चेंज इन शेप, साइज या पोजीशन, इसको हम लोग कह देते हैं डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को या कोई भी बॉल है, आप इस फुटबॉल को ऊपर से दबाते हैं तो ये अंदर दब जाती है। तो ये फुटबॉल दब कर आपके पास इस तरह से हो जाती है, यानी इस तरह से आपके पास दब कर हो जाती है। मे भी आपने इसके ऊपर अपना पाँव रख दिया है, तो इस तरह से आपने इस फुटबॉल को डिफॉर्म कर दिया है। आपके पास मे बी एक रबर बैंड है, और इस रबर बैंड को आप लोग खींच के इतना लंबा कर देते हैं, ये शुरू में इतना था, आपने इसको खींच के इतना ज़्यादा लंबा कर दिया है। दिस इज ऑल्सो डेफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ आ रही है कि डेफॉर्मेशन क्या है। अब डेफॉर्मेशन होती कैसे है? तो सबसे पहले अभी तो हमने देखना है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स इन वन डायमेंशन, यानी एक डायमेंशन में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक रॉड है, तो अगर मैं इसको किसी तरीके से डिफॉर्म करूं तो मैं भी पढ़ूंगा सिर्फ एक डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हो जाए, तो इस तरफ ये बढ़ गई है, या फिर इसी सॉलिड को मैं इस तरह से डिफॉर्म कर दूं कि मैं इसको खींच के ऊपर की तरफ कर दूं, यानी मैं इसको यहाँ से मैंने इसको खींचा, इधर से मैंने इसको खींचा, तो इधर से मैंने इसको खींचा, मैं भी यहाँ से ये बंधा हुआ था, तो ये इधर इतना बड़ा हो गया। यहाँ से मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, तो ये ऊपर की तरफ हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर वन डायमेंशन का मतलब है कि मैं एट ए टाइम एक डायमेंशन को स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ मैं इस तरफ जाऊँ, यहाँ मैं इस तरफ जाऊँ। पहले मैंने इस तरफ स्टडी कर लिया क्योंकि मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, और फिर यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जाए, तो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग सिर्फ एट ए टाइम एक जो चीज को कंसीडर करते हैं, बाकी चेंजेस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन। अब डिफॉर्मेशन होती किस तरह से है? तो अभी आपको सोच के लगेगा कि बस हमने बेसिकली किसी चीज को पुश करना है या पुल करना है। तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड को पुल किया है, यहाँ पर मैंने फुटबॉल को पुश किया है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफॉर्मेशन हो जाएगी। आप काफी हद तक ठीक है, डेफॉर्मेशन के लिए हमें फोर्स की लाजमी जरूरत है, लेकिन सिर्फ फोर्स से ये बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक फुटबॉल है और मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये कभी भी डिफॉर्म नहीं होगी, ये फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी, F इक्वल टू m से, तो ये फुटबॉल तो आगे की तरफ चली जाएगी, इसलिए डिफॉर्म नहीं होगी। तो अब आप सोचेंगे कि हो सकता है मैं अगर इसको इसके सामने कोई चीज़ रख दूँ तो फिर ये डिफॉर्म हो जाए। मैं सामने कोई दीवार खड़ी कर देता हूँ, फिर ये डिफॉर्म हो जाएगी, तो बिल्कुल फिर ये डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन असली में हुआ ये है, एक डिफॉर्मेशन के लिए आपको टू फोर्सेस की जरूरत है, टू फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एंड्स पे होनी चाहिए। अगर मैंने इस फुटबॉल को डिफॉर्म करना है, मुझे इसको यहाँ से भी दबाना पड़ेगा और यहाँ से भी दबाना पड़ेगा। आप फुटबॉल लें और उसको दोनों तरफ से दबाएंगे तो वो फुटबॉल डिफॉर्म हो जाएगी। तो डिफॉर्मेशन कभी भी एक फोर्स से नहीं होती, डिफॉर्मेशन हमेशा टू फोर्सेस से होती है, और ये ऑपोजिट एंड्स पे होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि रुको, मैं अगर एक फुटबॉल लेता हूँ और इसको मैं मे बी दीवार के सामने या किसी भी तरीके से मैं इसको दबाता हूँ, तो ये तब तो ये डिफॉर्म हो जाती है, ये इसके अंदर दब जाती है। मैं फोर्स तो एक ही अप्लाई कर रहा हूँ। असल में अभी भी दो फोर्सेस ही हैं। एक फोर्स आपने अप्लाई की है, पहले दोनों फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे थे, एक फोर्स आप अप्लाई करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से, एक रिएक्शन के तौर पे एक नॉर्मल फोर्स होती है जो ये दीवार अप्लाई करती है। तो इस वजह से टू फोर्सेस ही हैं,
ये जो आप अब असली दुनिया में जिसको दीवार कहते हैं, फिजिक्स के ज़माने में हम लोग कहते हैं कि वो दीवार एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रही है। तो अभी भी 2 फोर्स दी हैं जिसने इस फुटबॉल को अब डिफ़ॉर्म कर देगा, या यहाँ पर ये फुटबॉल इस तरह से पिचक जाएगा दोनों तरफ से। तो अभी भी 2 फोर्स दी हैं, तो डिफ़ॉर्मेशन कभी भी एक फोर्स से नहीं होती, 2 फोर्सेस की हमेशा ज़रूरत है डिफ़ॉर्मेशन के लिए, और ये ऑपोजिट एंड्स पे होनी चाहिए। अब मेरे पास ये रॉड है और इस रॉड को मैं यहाँ से यहाँ से मैं इसको खींचता हूँ, तब ये डिफॉर्म ही होगा, ये तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से भी खींचूँ तो फिर ये डिफॉर्म हो जाएगा। या फिर मैं इसी रॉड को लूँ और खींचने के बजाय मैं इसको अंदर की तरफ दबा दूँ, तो ये अंदर की तरफ दब जाएगा। तो इस तरीके से अगर मेरे पास ओरिजिनल में भी लेंथ ये थी और मैंने इसको बढ़ाकर ये कर दिया है, और अब की बारी मेरे पास ओरिजिनल लेंथ ये बड़ी वाली थी और मैंने इसको पिचका दिया है अंदर की तरफ, और अब इधर मैंने इसको बाहर की तरफ बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन को आप 2 किस्मों में कर सकते हैं। एक डिफॉर्मेशन है दैट इज टेंसाइल डिफॉर्मेशन, टेंसाइल जिसके अंदर आप लेंथ को बढ़ाते हैं, ये जिसके अंदर आप उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो टेंसाइल इज स्ट्रेचिंग। तो 2 टाइप्स की डिफॉर्मेशन है, एक टेंसाइल, यहाँ पर ये वाली टेंसाइल नहीं है क्योंकि ये भी टेंसाइल नहीं है, आप इसको अंदर की तरफ पिचक रहे हैं। रबर बैंड इज टेंसाइल क्योंकि आप उसको जब आप रबर बैंड को बाहर की तरफ खींचते हैं। ये वाली जिसको अंदर आप इसको अंदर की तरफ करेंगे, पहले बड़ा वाला था और फिर ये छोटा हो गया है, आपने इसको दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबाया है, जब आप पुश करेंगे दोनों तरफ से तो वो होगी कंप्रेसिव, कि अब आपने इसको कंप्रेस कर दिया है। तो कंप्रेसिव या टेंसाइल डिफॉर्मेशन आपके पास होती है। ये 2 टाइप्स हैं, इसके अंदर आप पुल करते हैं दोनों तरफ से लाजमी है, और इसके अंदर आप लोग पुश करते हैं। अब एक और पॉइंट ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो डेफॉर्मेशन है इसके अंदर ये दोनों फोर्सेस कितनी होनी चाहिए, तो फोर्सेस जितनी मर्जी हो डिफॉर्मेशन हमेशा होगी। मान लेते हैं मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको यहाँ से भी खींचता हूँ, याद रखें मैं जब इसको दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से ये बंदा हो, यहाँ से ये बंदा हो और मैं यहाँ से खींचूँ तब भी ये डिफॉर्म हो जाएगा। जब मैं यहाँ से ये बंदा होगा और यहाँ से मैं खींचूंगा तब बेसिकली ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो जाएगी इस तरफ, क्योंकि मैं इस दीवार को इस तरफ खींच रहा हूँ तो दीवार वापस की तरफ हमें खींचेगी। तो एनीवेज बस मैंने अभी हम फिजिक्स के ज़माने में हम दीवारों वगैरह को नहीं देखते हैं, हम बस कहते हैं 2 फोर्सेस हैं। तो मान लेते हैं मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेस अप्लाई करता हूँ, दिस इज 50 न्यूटन्स एंड दिस इज ऑल्सो 50 न्यूटन्स। ये आमतौर पे ऐसा केस होता है जब ये यहाँ से बंधी हुई है, क्योंकि जब ये बंधी हुई है तब एग्जैक्टली जितनी फोर्स आपने यहाँ अप्लाई की है उतनी ही फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यहाँ पर वो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी। या फिर मे भी बंदी भी नहीं हुई, आपने दोनों तरफ से खींचा है और दोनों तरफ से आपने एग्जैक्टली इक्वल तरीके से खींचा है, या दोनों तरफ से आपने एग्जैक्टली इक्वल तरीके से पुश किया है, एक ही फोर्स से आपने इसको पुश किया है, देन दिस इज इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास डेफॉर्मेशन होगी और इस स्पेसिफिक केस में हमारे पास टेंसाइल डेफॉर्मेशन होगी, लेकिन सिर्फ डेफॉर्मेशन होगी। ऐसे केस में जब हमारे पास ऑपोजिट एंड्स पे फोर्सेस इक्वल होती हैं तो हमारे पास ओनली डेफॉर्मेशन होती है। हम लोग जितने भी केसेस हैं मैट्रिक और एफएससी के अंदर और इस चैप्टर के अंदर भी जो भी हमने स्टडी करना है, यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्प्रिंग कांस्टेंट, हुक्स लॉ, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं उन केसेस को जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफॉर्मेशन हो सॉलिड्स में, या सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में हो। एक कम्प्लेक्स केस इस तरह से बन सकता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर आप एक एंड पे लगा देते हैं 100 न्यूटन्स और दूसरे एंड पे आप लगा देते हैं मे बी 50 न्यूटन्स। इस केस में भी ये डिफॉर्म जरूर होगी क्योंकि 2 फोर्सेज हैं, लेकिन ये सिर्फ डिफॉर्म नहीं होगी, इसके साथ साथ ये आगे की तरफ भी मूव कर जाएंगे, क्योंकि एट द एंड यहाँ पर ये फोर्स लगी तो नेट फोर्स इस तरफ 50 न्यूटन्स की है, 100 इधर 50 इधर, तो नेट फोर्स इस तरफ 50 न्यूटन्स की है। ये डिफॉर्म भी होगी, हल्की फुल्की अंदर डिफॉर्म भी होगी, लेकिन ओवरऑल ये इस तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएगी, और ये भी पॉसिबल है डिफॉर्म ना हो, यानी वो डिपेंड करता है। बट इस केस में आपके पास दिस विल इंक्लूड एक्सेलरेशन। ऐसे केसेस को हम लोग नहीं पढ़ते, यानी ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स केसेस हैं, अंदर कुछ अंदरूनी डेफॉर्मेशन होगी, और जो हम लोग आइडियल केसेस समझते हैं उसके अंदर हम इसके अंदर डेफॉर्मेशन कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बस समझेंगे कि एक्सेलरेट करा है। तो हमने उन केसेस को समझना है जिनके अंदर एक इक्विलिब्रियम में है हमारी जो भी चीज़ डिफॉर्म हो रही है, दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल हैं। यह हम आमतौर पे सिंपली समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है, हमने उसको जो है वो डिफॉर्म करना है, कोई रॉड है, हमने उसको एक तरफ से बांधा हुआ है, तो हमने स्प्रिंग को एक तरफ से बांधा हुआ है और फिर हम उसको यहाँ से खींच रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हम जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं उनमें हमने हर बार उस चीज़ को एक तरफ से बांधा होता है, तो वो इसीलिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। जब भी हमने बांधा होगा तो ऑटोमेटिकली वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों तरफ फोर्सेज इक्वल होंगी बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन एग्जैक्टली। यहाँ फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि खुद से दोनों तरफ इक्वल फोर्सेज लगाएं, और इन्हीं को हम लोग जिसके अंदर सिर्फ डिफॉर्मेशन हो इन केसेस को हम लोग करते हैं। तो ये था हमारा SLO नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को 1 डायमेंशन में। और ये जो डेफॉर्मेशन है ये एक फोर्स से होती है, और एक्चुअली में 2 फोर्सेस से होती है, और एक डायमेंशन में होती है।
और डेफॉर्मेशन टेंसाइल भी हो सकती है, कंप्रेसिव भी हो सकती है। और हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में जो डेफॉर्मेशन होती है, या जो चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है जिसके दोनों तरफ जो फोर्सेज हैं वो इक्वल होती हैं। हम ऐसी डेफॉर्मेशन को नहीं पढ़ते जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी शामिल हो। जो हमारे पास दूसरा केस है जिसके अंदर हमारे पास फोर्सेज जो हैं वो अनइक्वल हैं, अनबैलेंस्ड हैं, या नेट फोर्स हमारे पास जीरो नहीं है। जो हमने नीचे देखा कि हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 50 न्यूटन हो गई थी। यहाँ पर हमारे पास जो है जितना हमने यहाँ पर खींचा है उतना ही हमने यहाँ पर भी खींचा है। तो ओवरऑल हमारे पास नेट फोर्स यहाँ पर जीरो थी। जहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं होती, यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को भी इंक्लूड करते हैं। और जनरल फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन ही हुई है। यहाँ पर हम डिफॉर्मेशन की बात उस तरह से नहीं करते, हम कहते हैं बस इस तरह मूव कर जाएगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर भी डिफॉर्मेशन होती है, इंटरनल डिफॉर्मेशन होती है हल्की फुल्की। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बट एनीवेज दिस इज डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट एसएलओ की तरफ हम लोग अब चलेंगे। तीसरा एसएलओ है या नेक्स्ट एसएलओ है, डिफाइन एंड यूज द टर्म्स स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड द यंग मॉड्यूलस। तब हम लोग डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर दोनों तरफ फोर्सेज इक्वल हैं, या हमारे पास नेट फोर्स जीरो है। तो ये जो हमने बात करनी है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉड्यूलस की, आप लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, ये उसी से रिलेटेड है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे हम लोग इसको इजीली समझ सकेंगे। मान लें मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बार है, एक रॉड है, ओके। और मान लेते हैं कि इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज लेट्स से 5 मीटर्स, ओके, या 10 मीटर्स, लेट्स से 10 मीटर्स। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास बार है ये ये इस तरह से, अगर हम लोग इसको इस कोने से देख रहे हैं, इस कोने से हम लोग इस सामने से देखें तो ये इस तरह से नजर आती है, यानी कि ये पीछे की तरफ जा रही है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, यानी इसकी एक जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। यानी मैं इस बार को इधर से देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर इस तरह से ये क्यूबॉइड है, मैं इस वाले एरिया को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया वो सर्कुलर भी हो सकता है। मैं मान रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी डिफॉर्म करने के लिए। और इसके बाद मान लेते हैं कि मैं दोनों हिस्सों पर, या इसके दोनों जो एंड्स हैं, एट बोथ एंड्स मैं अप्लाई करता हूँ 100 न्यूटन्स की फोर्स। और चूंकि मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, मैं यहाँ पर 100 न्यूटन अप्लाई करूंगा, मुझे ऑटोमेटिकली उधर भी करने पड़ेंगे। या अगर ये वहाँ पर जो है वो एंकर्ड है, वहाँ पर बंधा हुआ है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी 100 न्यूटन्स हो जाएंगे। और अब मुझे पता है दिस इज टेंसाइल डेफॉर्मेशन, और ये सब कुछ कंप्रेसिव डेफॉर्मेशन के लिए भी है। आप इसको उल्टा कर दें, 100 न्यूटन अंदर की तरफ लगा दें, लेकिन हम लोग टेंसाइल डेफॉर्मेशन की एग्जांपल ले रहे हैं। और मान लेते हैं कि इस केस में ये हमारे पास जो है वो डिफॉर्म कर जाता है बाय 1 मीटर। और मान लेते हैं मैंने इसको बाधा नहीं हुआ था, दोनों तरफ से मैंने खींचा है, तो इधर इस तरफ ये 0.05 मीटर जो है वो डिफॉर्म कर गया है, इस तरफ ये 0.05 मीटर डिफॉर्म कर गया है। तो इसका जो चेंज इन लेंथ आया है, और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो तो हमारे पास थी, ओरिजिनल लेंथ हम L0 कह देते हैं, आप जो मर्जी कहते हैं। चेंज इन लेंथ को अक्सर x भी कह दिया जाता है। तो ओरिजिनल लेंथ तो हमारे पास थी 10 मीटर, लेकिन चेंज इन लेंथ 1 मीटर आया है, 0.5 इधर 0.5 इधर। अगर ये इधर से बंदा होता तो पूरा का पूरा 1 मीटर इधर आ जाता, लेकिन अब चूंकि बंदा नहीं होता तो दोनों तरफ से मैं खींचा है 0.5 हमने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस थी। और इसके बाद हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जरूरी है 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर यही सेम लेंथ हो लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हम डबल कर दें तो जाहिर है फिर डेफॉर्मेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स उतनी ही है, तो वो जगह ज़्यादा हो गई है जिसको हमने डिफॉर्म करना है। अब इसके बाद हम लोग कुछ जो है वो चीज़ें डिफाइन करते हैं जिससे हम लोग इसको और तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट सिर्फ स्प्रिंग्स के लिए नहीं होता, ये किसी भी सॉलिड के लिए हो सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कोई भी सॉलिड जो डिफॉर्म कर रहा है उसके लिए हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट मौजूद होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अभी हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ स्प्रिंग्स। हम लोग एक यूनिफॉर्म सॉलिड को ले रहे हैं जो कि एक ही मटेरियल का बना हुआ है। हम लोग मान रहे हैं ये एक सॉलिड है जो कि कोई एलॉय नहीं है, ये एक मटेरियल का बना हुआ है। चलिए एक एलॉय भी है तो एक ही एलॉय है, यानी कोई ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि ये मटेरियल ए प्लस मटेरियल भी है। यानी अगर एलॉय है तो एक ही एलॉय है, मिक्स भी है तो एक ही चीज़, यानी हम उस मिक्सचर को एक ही चीज़ कहते हैं, बट ये एक मटेरियल से बना हुआ है, यूनिफॉर्म है। ओके, ये होमोजीनियस है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई हायर डेंसिटी है यहाँ पर कम है, एक यूनिफॉर्म हम लोगों ने बार ली हुई है। आप रीजन समझ जाएंगे क्यों। स्प्रिंग कांस्टेंट तो किसी भी चीज़ का निकाला जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक जो हमारे पास रॉड है या एक स्प्रिंग है, उसको अगर हम लोगों ने 1 मीटर डिफॉर्म करना है तो हमें कितनी फोर्स की जरूरत है। ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता है कि ये और अभी हमारी लक देखेंगे, वो जो एग्जांपल हम कर रहे हैं उसमें वो ऑलरेडी 1 मीटर ही
डिफॉर्म हुआ है, तो हम पहले ही देख के बता सकते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि 1 मीटर डिफॉर्म करने के लिए 100 न्यूटन लगे। अब आपने 200 न्यूटन नहीं लिखना, हमने वो फोर्स लिखनी है स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर। इन तमाम के अंदर हम लोग जब दोनों एंड्स पे इक्वल फोर्स अप्लाई करें हैं तो उनमें से हम एक फोर्स को लेते हैं, यानी ये हम लोगों ने इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जब भी हम कह रहे हैं हम यही कहते हैं कि हमने इस पर 100 न्यूटन अप्लाई किए हैं। ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो टेंशन फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन, ऑल्दो दोनों तरफ 100 अप्लाई हुए हैं। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, हम लोग मेजर कर रहे हैं कि हमारी फोर्स पर यूनिट मीटर कितनी है, यानी F डिवाइडेड बाय x हम लोग कर देते हैं। तो F दैट इज 100 न्यूटन 1 मीटर। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर के लिए मुझे 100 न्यूटन चाहिए, 2 मीटर्स के लिए मुझे 200 न्यूटन चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट से हम लोग स्टिफनेस नापते हैं। अगर कोई और रॉड होगी और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन है तो वो ज़्यादा स्टिफ है। स्टिफ का मतलब उसको डिफॉर्म करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 1 मीटर के लिए उस पर हमें 200 न्यूटन लगेंगे और इस पर 1 मीटर के लिए हमें 100 न्यूटन लग रहे हैं। और अब ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि एक और मटेरियल हो जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर ही है, लेकिन उसका स्प्रिंग कांस्टेंट से डबल हो। मे बी उसका एरिया डबल है तो उसकी डिफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है वो हाफ हो गई है, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन हाफ और स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, या वो मटेरियल वैसे ही ज़्यादा स्टिफ है। ओके, ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट एक खास चीज़ के लिए है, उसका साइज है, शेप है। अगर आप इसका साइज बढ़ा देते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ जाता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। जितनी आप लेंथ बढ़ाते जाते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता चला जाता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ है ऑटोमेटिकली उतनी ही ज़्यादा वो डिफॉर्म करेगा। लेकिन इसके बाद अब हम लोग मेजर करते हैं कुछ चीज़ें जो हम लोग मटेरियल के लिए ही मेजर करते हैं, यानी हम लोग उसी मटेरियल के लिए मेजर करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अब हम लोगों ने उस मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसकी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, यानी वो इस रॉड पर डिपेंड नहीं करती, दुनिया की जो मर्जी रॉड हो, हम उनके लिए प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। अब उनके अंदर जो हमारे पास नंबर 1 और 2 जो प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये एक खास मटेरियल के लिए हैं, लेकिन एक खास उस मटेरियल के एक खास शेप के लिए भी हैं। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट तो वो मटेरियल है या नहीं है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये उस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उस मटेरियल के खास शेप पे डिपेंड करते हैं। और यंग मॉड्यूलस शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, यंग मॉड्यूलस बस एक मटेरियल का ही होता है। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपली हमारे पास स्ट्रेस ये है, और हम लोग अभी लीनियर स्ट्रेस की बात करें, यानी एक डायमेंशन में लेंथ वाइज स्ट्रेस ये है, जिसको स्ट्रेस हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि एक बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। फिजिक्स के अंदर स्ट्रेस ये है कि हम लोग अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, इस क्रॉस सेक्शनल के एरिया के ऊपर पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स अप्लाई हुई है। यहाँ पर हम देख रहे थे पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट बेसिकली हम देख रहे थे कि पर यूनिट डिफॉर्मेशन, यानी पर यूनिट डिफॉर्मेशन हम लोग कितनी फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर डिफॉर्मेशन होती है। हम लोग उस फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करने वाले हैं। हम लोग ये देखने वाले हैं कि पर यूनिट हमारे पास जो एरिया है कितनी पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स अप्लाई होती है। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं जल्दी से एक रिकैप करना चाहूँगा हुक्स लॉ का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम हुक्स लॉ का वापस से याद कर लेते हैं जो मैंने मैट्रिक में पढ़ा था, हमें इस सबको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हुक्स लॉ बहुत ही सिंपल है, वो सिर्फ ये कहता है, हुक्स लॉ आपको ये कहता है कि एक आपका अगर आप मटीरियल है और उस मटीरियल को आप लोग डिफॉर्म करने लगते हैं, दिस इज द मटीरियल, और इस मटीरियल को आप लोग चले हैं डिफॉर्म करने, तो इस मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए एक लिमिट होगी, यानी एक हद तक, उस लिमिट को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुक्स लॉ ये कहता है कि इस लिमिट तक हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड होगी, ऑफ कोर्स जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, अगर हम उसमें से उस फोर्स को लें तो वो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेफॉर्मेशन के। ये बेसिकली कहता है हुक्स लॉ। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या कहा है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास वही इसी रॉड को मान लेते हैं। मान लेते हैं इस रॉड की जो मेरे पास इनिशियल लेंथ है, बल्कि इनिशियल लेंथ इसकी जो भी है मैं उसको कह रहा हूँ एल। हम लोग बात करने वाले हैं एक्स की, यानी ये डिफॉर्म कितना हुआ है, कितना चेंज इन लेंथ आया। मान लेते हैं मैं इसके ऊपर टेंसाइल डेफॉर्मेशन करने वाला हूँ, यानी इसकी जो वो है वो बढ़ने वाली है। मान लेते हैं मैं इसके दोनों तरफ जो है वो फोर्स अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं फोर्स लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डेफॉर्मेशन लिखूंगा। मान लेते हैं मैं इसके दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करता हूँ 50 न्यूटन की, तो मैं 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, मैं 100 न्यूटन से लिखूंगा। हम लोग फिजिक्स के अंदर जब इस तरह से फोर्स नापते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे, हम उस एक फोर्स को लेते हैं जो हमने दोनों तरफ अप्लाई की है। तो ये हो गया 50 न्यूटन। और अब डेफॉर्मेशन चूंकि टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव हो जो मर्जी हो, मान लेते हैं इससे हमारे पास इसकी जो लेंथ बड़ी है दैट इज मे बी 2 मीटर्स। काफ़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 50 न्यूटन से हमारे पास बड़ी है 2 मीटर। अगर मैं इस फोर्स को कर दूं 100 न्यूटन, तो हुक्स लॉ ये कहता है कि अब डेफॉर्मेशन 4 मीटर होगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ 200 न्यूटन, तो हुक्स लॉ कहता है कि डेफॉर्मेशन 8 मीटर होगी। दिस
इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। कि आपके पास अगर आपने इसको डबल किया, एक चीज को अगर आप डबल करेंगे तो दूसरी चीज भी डबल हो जाएगी, और अगर आप अगेन इसको डबल करेंगे तो फिर ये भी डबल हो जाएगा। या आप इसका उल्टा जा सकते हैं, अगर आप इसको हाफ करेंगे 1/2 करेंगे, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 0.5, तो फिर ये भी हाफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डेफॉर्मेशन। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फोर्स बढ़ेगी तो डेफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। अब ये भी हो सकता था कि हमारे पास फोर्स 50 न्यूटन पे 2 था, 100 पे ये 3 हो जाता, मान लेते हैं ये 3 हो जाता। इससे हमने फोर्स बढ़ाई तो डेफॉर्मेशन भी बढ़ी है, जितनी ज्यादा हमने इसको खींचा उतना ज्यादा ये खींचा है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल ना होता। फोर्स डबल की तो डेफॉर्मेशन इतनी कम क्यों हुई है? तो हुक्स लॉ कहता है कि इट इज प्रोपोर्शनल। तो 3 मीटर से ये नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये 4 मीटर बढ़ेगा। हाँ, एक लिमिट तक। कुछ देर के बाद जब हम इसको बहुत ज्यादा खींच चुके होंगे, तो ये हमारे पास हमारी रॉड थी, हमने इसको पहले खींचा है इतना एक फोर्स से, हमने फोर्स को डबल की तो ये डबल हो जाएगा। दोनों तरफ हम लोग कहना है 10 से, फिर डबल किए, फिर से डबल हो जाएगा खींचते खींचते, हत्ता कि ये इतना ज्यादा खींच जाएगा कि हमारे पास एक लिमिट रीच हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी उसके बाद चीजें प्रोपोर्शनली रहेंगी। तो उसके बाद क्या होगा कि मान लेते हैं अब मेरे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो गई है, मान लेते हैं। तो अब मैं अगर इसको करूंगा 400 न्यूटन, तो मे बी ये हमारे पास हो जाता है 12 मीटर्स। यानी इसको होना चाहिए था 16 मीटर्स, क्योंकि ये डबल हुआ है, इसको भी डबल होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो चुकी है, तो अब ये बढ़ेगा जरूर। मैंने 400 न्यूटन किया है, ज्यादा फोर्स लगाई है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा स्ट्रेच होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली चूंकि अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो चुकी है, तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या उसी प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि हुक्स लॉ हमारे पास दुनिया के टॉपिक है। और हुक्स लॉ बेसिकली आप उसको हुक्स लॉ को इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक दूसरे तरीके में बताऊंगा हुक्स लॉ को लिखने का। हुक्स लॉ बस ये कह रहा है कि आप उसको जितना खींचते हैं, चाहे आप उसको फोर्स कहें, जो मर्जी कहें, और वो जितना खींचता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं, और इधर आकर अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है। अब हमें स्ट्रेस को समझने में आसानी होगी। तो स्ट्रेस बेसिकली ये है कि अगर हम लोग हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है 100 न्यूटन की, इसके जो यूनिट एरिया है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स लगी है। अब ऑटोमेटिकली हमारे पास मैंने लिया ही जो एरिया था वो यूनिट था, यानी मैंने लिया ही 1 मीटर स्क्वायर था। ये 2 भी हो सकता था, लेकिन अगर हम लोग ऑफकोर्स डिवाइड करें, यानी हमने फोर्स को डिवाइड कर देना है अपने एरिया से, तो हमारे पास स्ट्रेस होने वाला है हमारी जितनी फोर्स है डिवाइडेड बाय आवर एरिया। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर। अगर ये 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता। तो पर मीटर स्क्वायर हमने कितना लगाया? अब था ही एक और थी टोटल फोर्स 100, तो ऑटोमेटिकली 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर ये 2 होता, अगर ये 2 मीटर स्क्वायर होता, तो ऑटोमेटिकली आधी फोर्स लगती, तो ये 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। यानी पर मीटर स्क्वायर हर इसका इस स्लैश का मतलब होता है पर का मतलब होता है हर इसके लिए। यानी मैं कहता हूँ कि ₹200 पर बुक, यानी हर बुक के लिए 200 है, तो 2 बुक्स के लिए 400, इस तरह से। तो पर मीटर स्क्वायर, हर मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होकर लगी है, दैट इज 100 न्यूटन। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग इसको लिखना चाहें इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स में, दैट इज 100 पास्कल्स, जो कि प्रेशर का भी यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लोग पास्कल्स भी लिख सकते हैं। तो 100 पास्कल्स का बेसिकली प्रेशर पड़ा है इसके ऊपर। इसी प्रेशर को जब हम डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, हम लोग कहते हैं ये स्ट्रेस है उस मटेरियल का। और ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक मटेरियल पे होगा। अगर ये डबल होता और मटेरियल सेम रहे, तो स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली, अगर ये डबल होगा स्ट्रेस हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस इसका उल्टा है। एरिया का आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेस उल्टा है। जितना एरिया आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ये स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना आप एरिया बढ़ाते जाएंगे पर मीटर स्क्वायर जो है आपके पास वो कम डिस्ट्रीब्यूट जो है वो होता जाएगा। और आप जितना एरिया कम करते जाएंगे, स्ट्रेस उतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन स्ट्रेस डिपेंडेंट है उस स्पेसिफिक शेप के ऊपर। अगर मटेरियल ए ही रखूं, लेकिन मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दूंगा, तो स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये समझना जरूरी है। ओके, सो दिस इज स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। सो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन में काफी रिलेटेड है। स्ट्रेन बेसिकली वो परसेंट है एक मटेरियल का जो कि बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं इसी मटेरियल को लूँ हमारे पास, तो हमारे पास 1 मीटर ओवरऑल जो डेफॉर्मेशन है वो 1 मीटर हुई है, और आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट वाज 10 मीटर्स। तो आपके पास 1 मीटर 10 मीटर कितना है, हम वैसे अभी अंदाजे से बता सकते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों का आइडिया होता है। 10%, यानी ओरिजिनल लेंथ का सिर्फ 10% बड़ा है। इसी को हम निकालते हैं, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ऑफकोर्स ये हम किस तरह से निकालेंगे? हम लोग लेने वाले हैं अपना डेल्टा एल, यानी चेंज कितना हुआ है लेंथ में, और हम लोग अपनी इनिशियल लेंथ को लेने वाले हैं। तो ऑफकोर्स जब मैं निकालूंगा कि मेरा चेंज, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि चेंज उसका कितना हिस्सा है। यानी क्या चेंज उसका आधा था, क्या चेंज उसी जितना था। अगर उसी जितना था तो इसका आंसर 1 होगा। अगर उसका आधा था, इसका आंसर 0.5 होगा। अगर उसका 10% था तो इसका आंसर 0.1 होगा। तो स्ट्रेन जो है ये अगर मैं स्पेसिफिक केस के लिए निकालूं, तो ये हो जाएगा 1 मीटर्स डिवाइडेड बाय
10 मीटर्स ऑफ कोर्स, चूंकि ये किस्म की परसेंटेज है तो इसका कोई यूनिट तो नहीं होगा, तो ये हो जाता है 0.1। और अगर आपने इसकी परसेंट निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम किसी भी इस तरह से डेसिमल फॉर्म की परसेंटेज निकालनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, आंसर सेम रहता है क्योंकि 100% होता ही 1 है। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम थिंग। 100% डेसिमल फॉर्म में एक को हम 100% कहते हैं क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 इज 1। तो ये तो बेसिक मैथ्स है, ये तो मैं ज़ाहिर में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10%। अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, बुनियादी तौर पर आपने इन 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट वही रहने देना है। जब आप 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट वही रहने देंगे, ये 10 हो जाएगा और परसेंट को आप यहाँ अलग से इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया आपके पास 10%। इसका क्या मतलब है कि मैंने जब 100 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की, या बुनियादी तौर पर जब मैंने 100 पास्कल्स का स्ट्रेन अप्लाई किया, 100 पास्कल्स का स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसके ऊपर जो स्ट्रेन था दैट वाज 10%। मींस कि इस ओरिजिनल लेंथ का सिर्फ 10% चेंज इन लेंथ आया है, यानी ओरिजिनल लेंथ थी 10 मीटर, उसका सिर्फ 1 मीटर चेंज हुआ है। 1 मीटर 10 मीटर का कितना है, 10% है। अगर ये 10 मीटर्स होता तो 100% होता क्योंकि उतना ही है। अगर ये 20 होता, जो कि काफी मुश्किल है, 20 होता तो ये 200% हो जाता। बट बुनियादी तौर पर अभी जब हमने स्ट्रेस लगाया इस स्पेसिफिक रॉड के ऊपर 100 पास्कल्स का, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन हुआ है दैट इज 10%, यानी सिर्फ 10% हमारे पास लेंथ बढ़ी है, या अगर हम दूसरी तरफ चले हैं तो 10% लेंथ कम हुई है। क्योंकि अभी हम टेंसाइल डेफॉर्मेशन की बात करें, ये कंप्रेसिव भी हो सकती है, वो तो दोनों ही डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स हैं। ओके, अब तीसरी चीज दैट इज द यंग मॉड्यूलस। अब इन दोनों का क्या मसला है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमारे पास ये मसला है कि ये तो रॉड स्पेसिफिक है या शेप स्पेसिफिक है। अगर मेरे पास एक ही मटेरियल है और मैं इसको ग्रीन से जाहिर कर रहा हूँ, एक मटेरियल की मेरे पास ये रॉड है और एक मटेरियल की मेरे पास ये रॉड है, और मैं सेम फोर्स अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेस डिफरेंट होगा। अगर मेरे पास ये रॉड है और मेरे पास ये रॉड है और मैं सेम फोर्स अप्लाई करता हूँ या मैं इवन डिफरेंट फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो स्ट्रेन डिफरेंट होगा। यानी मटीरियल सेम है लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफरेंट है। तो मुझे एक ऐसा यूनिट चाहिए कि जहां पर मैं सिर्फ उस मटेरियल की एक वैल्यू देखूं और मैं समझ जाऊं कि मटेरियल कितना स्टिफ है। फॉर एग्जांपल, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि मैं कहूं कि मेटल ए है और मेटल ए की वो खास वैल्यू हो मे बी 100 और मेटल बी की वो खास वैल्यू हो मे बी 200। मैं ये ना देखूंगा वो रॉड कितनी है या वो क्या है, मैं बस इससे समझ जाऊं कि मेटल बी जो है ये डबल है स्टिफनेस में। यानी अगर मैंने मेटल ए को डिफॉर्म करना है तो वो आसान है, मेटल बी को डिफॉर्म करना उससे डबल मुश्किल है। यानी अगर मैंने मेटल ए को डिफॉर्म करना है तो मेटल बी को डिफॉर्म करने के लिए मुझे डबल फोर्स लगानी पड़ेगी अगर मैंने सेम डेफॉर्मेशन लानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मेटल ए को डिफॉर्म करना है 2 मीटर्स तक और इसके लिए मुझे लगते हैं 100 न्यूटन्स, तो इसको भी 2 मीटर तक डिफॉर्म करने के लिए मुझे लगेंगे 200 न्यूटन। और कोर्स ये आप इससे कंफ्यूज ना करें, ये तो मैंने एक एम ही नंबर लिया है तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वापस करता हूँ कि 2 मीटर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन लगते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 मीटर्स के लिए 20 न्यूटन लगेंगे। सेम डेफॉर्मेशन के लिए डबल फोर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये उतना ज़्यादा स्टिफ होगा। लेकिन नंबर मैं कैसे निकालूँ, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों के पास स्ट्रेस क्या है कि पर जो यूनिट एरिया है वो आप कितनी फोर्स अप्लाई करें, यही बेसिकली जितनी आप ज्यादा पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो डिफॉर्म होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर स्ट्रेस से हम लोगों के पास जितना स्ट्रेन आ रहा है, अगर मैं इन दोनों की रेशियो बना दूं तो मैं इसीलिए ये नंबर ला सकता हूँ। क्योंकि जितना सेम स्ट्रेस के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा इसका मतलब वो उतना ही कम स्टिफ है। यानी अगर मैं स्ट्रेस रखूं 100 पास्कल्स और कोई दूसरा मटेरियल है जिसका स्ट्रेन हो 50%, दिस मीन्स कि वो मटेरियल काफी कम स्टिफ है। यानी मैं उतने ही स्ट्रेस पर मैं काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन ला सकता हूँ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो से मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। तो यही हम लोग डिफाइन करते हैं इन द यंग मॉड्यूलस, कि हम लोग कहते हैं। और यंग मॉड्यूलस को जब भी हम एक मटेरियल के लिए मेजर करेंगे, हम एक यूनिफॉर्म रॉड लेंगे और फिर आप चाहे जो मर्जी यूनिफॉर्म रॉड लें, आंसर सेम आएगा क्योंकि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो निकाल रहे हैं जो हमेशा सेम होगी। तो यंग मॉड्यूलस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई से, यंग मॉड्यूलस हमारे पास होता है स्ट्रेस रेशो स्ट्रेन। दिस इज द यंग मॉड्यूलस। अब चाहे आपके पास रॉड ये है, चाहे आपके पास रॉड ये है, आंसर यंग मॉड्यूलस का हमेशा सेम होगा फॉर द सेम मटेरियल सेम होना चाहिए, साइज से मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने आप को अरेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं इस रॉड का जो मेरे पास स्ट्रेस था, मैंने एक खास एक्सपेरिमेंट किया, उसी सेम मैंने फोर्स अप्लाई की। मान लेते हैं मैंने ए फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स के अंदर मान लेते हैं कि इसका स्ट्रेस था 2 पास्कल्स और इसका जो स्ट्रेन था that was maybe 1 let's just say इसका जो स्ट्रेन था हमारे पास दैट वो मे बी 50% या 0.5 और 50% सेम।
अगर मैं इसका यंग मॉड्यूलस निकालूं यहाँ पर, तो स्ट्रेस इज 2 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 4। इसका यंग मॉड्यूलस आ गया 4। मैं मटेरियल सेम रख रहा हूँ, तो अब इसका यंग मॉड्यूलस क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, फोर्स आपने सेम रखनी है, फोर्स को आपने चेंज नहीं करना है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जब हम लोग रेशियो, अच्छा वैसे आप फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं, फोर्स को भी आप बेशक चेंज कर लें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस अब डाल दिया है, मैंने अब इसके ऊपर स्ट्रेस, मैं अगर 2 पास्कल्स का डालूंगा तब भी यहाँ से सेम ही आएगा, लेकिन मान लेते हैं मैं इसके ऊपर स्ट्रेस डाल देता हूँ 500 पास्कल्स का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया, लेकिन उसी के मुताबिक इसका स्ट्रेन भी एडजस्ट हो जाएगा, उसी के मुताबिक इसका स्ट्रेन भी एडजस्ट हो जाएगा। इस स्पेसिफिक केस में इसका स्ट्रेन हो जाएगा, इसका स्ट्रेन आपके पास हो जाएगा 125, यानी ये अपना जो ओरिजिनल था उससे आपके पास वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा अपने ओरिजिनल से। तो अब इस सूरत में भी आप इसका यंग मॉड्यूलस निकालेंगे 500 डिवाइड बाय 125, और इसका यूनिट्स तो है नहीं, 4 ही आएगा। ओके, और हाँ 4 पास्कल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यूनिट्स तो कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ इसके यूनिट्स हो जाएंगे पास्कल्स, और इसके कुछ भी यूनिट्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली फाइनल यूनिट्स पास्कल्स ही होंगे। तो इसके होंगे 4 पास्कल्स, इसके भी होंगे 4 पास्कल्स। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम था। अब दोनों ही सूरतों में मटेरियल एग्जैक्टली सेम स्टिफ है, यानी वो सेम मटेरियल है, आप सेम फोर्स के अंदर अगर सेम साइजेस हैं तो सेम ही डेफॉर्मेशन होगी। ऑफ कोर्स जब आप साइज बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली डेफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन स्टिफनेस तो सेम रहती है। तो यहाँ से यंग मॉड्यूलस से आप लोग स्टिफनेस निकाल सकते हैं मटेरियल की। अब यहीं पर हमारे पास सबसे बड़ा डिफरेंस आता है यंग मॉड्यूलस और स्प्रिंग कांस्टेंट में। यंग मॉड्यूलस मटेरियल की स्टिफनेस निकालता है, तो मटेरियल की जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस का मुझे उम्मीद है आपको मतलब पता ही है, स्टिफनेस का मैं क्या मतलब बताऊँ। स्टिफनेस यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टिफ है उसको खींचना उतना मुश्किल है। अगर मैं इसको रबर बैंड बहुत लेस स्टिफ है, रबर बैंड जो होता है आपके पास, रबर बैंड वो आपके पास काफी कम स्टिफ है, क्योंकि आप उसको हल्का सा खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, वो डिफॉर्म कर जाता है। जो चीज जितना ज्यादा डिफॉर्म करती है उतनी वो लेस स्टिफ होती है, तो ये लेस स्टिफ है। लेकिन अगर आप कोई लोहा ले लेते हैं, आयरन बार ले लेते हैं, उसको आप लोग खींचेंगे तो वो आपसे तो कभी भी नहीं डिफॉर्म होने वाली, वो उतनी रहती है, बहुत मशीन उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, तो वो उसकी काफी हाई स्टिफनेस है। तो जब आप लोग रबड़ का आप लोग वो लेंगे यंग मॉड्यूलस, सर एक्चुअली में रबड़ का यंग मॉड्यूलस आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, एक ही नंबर आएगा। आप आयरन का यंग मॉड्यूलस लेंगे, बल्कि मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। तो आपके पास जो रबड़ का यंग मॉड्यूलस है, दैट इज रबड़ का आपके पास यंग मॉड्यूलस है, रबड़ का आपके पास यंग मॉड्यूलस है 0.1 गीगा पास्कल्स, यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 पास्कल्स। गीगा का आपको पता ही है, 9 से प्रीफिक्स हमने लगाया है। और आयरन का अगर हम लोग देखें, दैट इज 200 गीगा पास्कल्स। तो आयरन का यंग मॉड्यूलस बहुत ज्यादा है, मींस आयरन बहुत ज्यादा स्टिफ है। आयरन को अगर आप खींचेंगे वो रबड़ बैंड से तकरीबन, आप यहाँ पर अगर अंदाजा लगाने की कोशिश करें, ये है आपके पास तकरीबन 2000 ज्यादा गुना, जितना अगर मेरा अंदाजा ठीक है, तो आयरन जो है वो रबड़ से 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है, स्टिफ है। तो इस तरह से यंग मॉड्यूलस से आप स्टिफनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसी दुनिया में भी आप देखते हैं रबड़ बहुत ही ज्यादा लेस स्टिफ होती है, आप उसको हल्का सा खींचते हैं वो डिफॉर्म कर जाती है। आयरन आपसे डिफॉर्म नहीं होने वाली, वो बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मशीन है वही उनको उसको डिफॉर्म कर सकती है। एनीवेज ये था हमारा SLO, जो कि था कि हम लोगों ने फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया है कि हम लोगों ने डिफाइन करना है और इनको यूज़ करना है। ये आप लोग आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आप इनको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको बताते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बता देते हैं कि आपका यंग मॉड्यूलस ये है, उसके ऊपर हमने इतना स्ट्रेस लगाया है, तो वो जो स्पेसिफिक रॉड है उसका स्ट्रेन कितना होगा, आप यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकेंगे। बट एनीवेज इनको आप यूज़ भी कर सकें, टर्म्स को डिफाइन भी कर सकें, स्ट्रेस स्ट्रेन को, और ऑफकोर्स आपको इनका पता भी हो गई है क्या स्ट्रेस स्ट्रेन को, यंग मॉड्यूलस को, इनको डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन इज द परसेंटेज और द फ्रैक्शन, अगर आप डेसिमल में कहते हैं आप फ्रैक्शन कहेंगे, परसेंटेज निकालने हैं परसेंटेज कहेंगे, इट इज द फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज ऑफ द डिफॉर्म्ड लेंथ कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। और यंग मॉड्यूलस बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन ऑफ अ मटेरियल। अच्छा हाँ, मैं आपको यंग मॉड्यूलस और स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में डिफरेंस बता रहा था कि आपको जो यंग मॉड्यूलस है वो मटेरियल का होता है। मैंने बता दिया आपको, जितना ज्यादा यंग मॉड्यूलस होगा उतना ज्यादा मटेरियल स्टिफ होगा। यंग मॉड्यूलस किसी खास शेप का नहीं है, और यंग मॉड्यूलस जब भी आप मेजर करेंगे, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप यंग मॉड्यूलस मेजर करेंगे, जिसके अंदर आप एक खास कोई सी भी स्ट्रेस लेंगे, उसी के मुताबिक स्ट्रेन एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ से सेम आएगा। तो उसके अंदर आपको यूनिफॉर्म रॉड लेनी है, यानी आपको कोई रॉड लेनी है इस किस्म की, आप बेशक सर्कुलर रॉड लेने, लेकिन वो रॉड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी एक ही रॉड होनी चाहिए। अगर आप इसी को इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं स्प्रिंग की फॉर्म में, तब उसका आंसर कुछ और आ जाएगा, उसका यंग मॉड्यूलस कुछ और आ जाएगा। तो आपने एक यूनिफॉर्म रॉड लेनी है, क्योंकि आप मटेरियल की निकाल रहे हैं। ये जो है ये तो एक स्प्रिंग बन गया है, ये उस तरह से मटेरियल नहीं है, इसकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास स्पेसिफिक शेप के लिए होता है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बेसिकली स्टिफनेस ही मेजर करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट आल्सो मेजर स्टिफनेस।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपके पास स्टिफनेस ही मेजर करता है। अगर आपके पास सेम मटेरियल का या सेम मटेरियल जो भी है, लेकिन अगर आपके पास ये रॉड है और आपके पास ये रॉड है और ये रॉड है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर। दिस मीन्स इसकी 1 मीटर डिफॉर्मेशन के लिए आपको 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए, और इसकी 1 मीटर डिफॉर्मेशन के लिए आपको 200 न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो ऑटोमेटिकली दिस इज मोर स्टिफ, यानी इसको डिफॉर्म करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत चाहिए। लेकिन ये डिपेंडेंट है आपके पास कि वो स्पेसिफिक रॉड क्या है। अगर आप इसकी लेंथ डबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा। आप देखते हैं जब भी आप किसी चीज़ को डबल करते हैं तो उसको डिफॉर्म करना उतना ज़्यादा आसान होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर एटम्स और ज़्यादा आ जाते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो डिपेंड करेगा कि आपके पास वो क्या है, यानी मटीरियल आपके पास एक्चुअल शेप या साइज क्या है, मटीरियल पे वो डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन का ही अगर मैं ले लूँ तो आयरन का आपके पास यंग मॉड्यूलस तो है 200 गीगापास्कल, ये उसकी एक यूनिफॉर्म रॉड का है। लेकिन मान लेते हैं इसी आयरन का मटेरियल अगर मेरे पास ए है, आयरन इटसेल्फ अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा दूसरे मटेरियल से तो ये मुझे स्टिफनेस बताएगा, लेकिन आयरन के अंदर की मुझे स्टिफनेस ही बताएगा। यानी ये आयरन की रॉड है और मान लेते हैं ये भी आयरन की रॉड है, लेकिन ये वाली जो आयरन की रॉड है जो कि इसकी डबल लेंथ में है, ये उससे लेस स्टिफ है, ये उससे ज्यादा स्टिफ है। हालांकि इन दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम आएगा। यंग मॉड्यूलस इसलिए सेम है क्योंकि यंग मॉड्यूलस से सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो निकाल रहा है, वो दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले में कंपेयर कर रहा है। जबकि अगर आपने सेम मटेरियल के अंदर यानी डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर अगर आपने उनकी शेप्स के मुताबिक, क्योंकि जितनी आपके पास लेंथ बढ़ती जाती है स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होता जाता है, या स्टिफनेस उतनी कम होती जाती है। इसको डिफॉर्म करना आसान है, इसको डिफॉर्म करना मुश्किल है, जबकि ये मेजर कर रहा है और मटेरियल के कंपैरिजन में। तो इसके लिए आप लोग यूज करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, जब आपने सेम मटेरियल हो या डिफरेंट मटेरियल हो लेकिन आपने शेप्स और साइजेस की बुनियाद पर स्टिफनेस को नापना हो, यू यूज द स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये भी आपको स्टिफनेस ही बता रहा है और आपके पास जो आपका यंग मॉड्यूलस है वो भी स्टिफनेस ही बता रहा है। लेकिन आपको समझ आ रही है जो यंग मॉड्यूलस स्टिफनेस बता रहा है वो तो लिटरली स्ट्रेस और स्ट्रेन है, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा क्योंकि वो मटेरियल तो सेम ही है। लेकिन चूंकि ऑटोमेटिकली जब आप लोग लेंथ बढ़ा देते हैं तो आपके पास एटम ज्यादा आ जाते हैं, तो वो वैसे कंपेरेटिवली ये उससे लेस जो है वो स्टिफ होगा और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर होगा। लेकिन ये लेस स्टिफ होगा लेकिन उसी के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और आपके पास आपका यंग मॉड्यूलस जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। बिकॉज जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस तो ऑफकोर्स आप सेम खुद से रख लेंगे या जो भी करना है, स्ट्रेन जो है अगर आप स्ट्रेस सेम भी रखते हैं तो स्ट्रेन तो परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी, जो एक्चुअल में डिफरेंस करेगा वो डिफॉर्मेशन होगी। अगर आपने इसको डबल किया है तो अभी भी सेम स्ट्रेन के ऊपर, सेम स्ट्रेस के ऊपर आपके पास जो सेम स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन सेम रहेगा, यानी इन दोनों के अंदर में भी स्ट्रेन आपके पास 10% ही रहता है सेम स्ट्रेस के ऊपर। लेकिन इसका 10% कम है, इसका 10% ज्यादा है, क्योंकि ये 10% अगर 1 मीटर का है तो ये 10% आपके पास आता है 0.1 मीटर्स। लेकिन अगर ये ओवरऑल लेंथ 2 मीटर्स है, ये 10% आपके पास आता है 0.2 मीटर्स। तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि स्ट्रेन तो सेम है लेकिन डेफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, वहीं से आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिफर करता है, या फिर आपके पास स्टिफनेस जो है वो वेरी करती है। और अब आप लोग हुक्स लॉ का एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हुक्स लॉ बेसिकली यही है कि आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, कोई भी चीज़ है और आप उसको डिफॉर्म करते हैं, टेंसाइल डेफॉर्मेशन करते हैं, कंप्रेसिव डेफॉर्मेशन करते हैं, दोनों सूरतों में आपके पास जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेफॉर्मेशन। यानी कि आप लोगों के पास अगर आप एक फोर्स को डबल करते हैं डेफॉर्मेशन डबल होगी, या आप उसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग। क्योंकि लिटरली हुक्स लॉ तो बस ये प्रोपोर्शनैलिटी जाहिर करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ये दोनों चीजें होल्ड करेंगी। क्योंकि फोर्स अगर डेफॉर्मेशन के मीटर्स के अंदर, लेंथ के अंदर, एक्चुअल लेंथ के अंदर, एब्सोल्यूट लेंथ के अंदर अगर प्रोपोर्शनल है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वही फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ऑटोमेटिकली वही फोर्स पर यूनिट एरिया उस परसेंटेज के ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। तो ये था हमारा SLO, कि हम लोग समझ सकें। हमने बहुत सारी डिटेल भी पढ़ ली है स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस के बारे में। नेक्स्ट SLO है हमारे पास डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मेटल वायर। इसको यंग्स मॉड्यूलस भी कहा जाता है, यानी यंग एक बंदा था जिसने आई थिंक इस चीज़ को ईजाद ही किया था, यानी स्केल को ईजाद किया था। तो वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट बताएं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकें यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मेटल वायर। तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोच सकते हैं। हम लोगों ने एक मेटल वायर है, उसका हम लोगों ने यंग मॉड्यूलस निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे? तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक तरीका है, हमारे पास यंग मॉड्यूलस है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हम लोग उसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन कितना है और सिंपली हम अपना यंग मॉड्यूलस निकाल लेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स जो सबसे बेसिक काम है, आपको वो मेटल वायर लेनी होगी। तो मान लेते हैं मैंने ये वो मेटल वायर ले लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको जितनी मर्जी लेंथ की मेटल वायर चाहें आप ले सकते हैं, जितनी मर्जी क्रॉस सेक्शनल एरिया की मेटल वायर चाहें आप ले सकते हैं, बस वो होना वही मेटल चाहिए, क्योंकि जो यंग मॉड्यूलस है वो एक मेटल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आयरन वायर है तो हमें पता है आयरन का जो यंग मॉड्यूलस है दैट इज 200 गीगा पास्कल्स। आप बेशक
इतनी लंबी वायर ले लें, इससे आधी लंबी वायर लें, ये मोटी वायर ले लें यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो, आप पतली वायर ले लें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, आंसर हमेशा 200 गीगा पास्कल ही निकलेगा, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने आप को अरेंज कर लेंगे, विच इज बेसिक थिंग, क्योंकि स्ट्रेस इज बेसिकली कि पर यूनिट एरिया आप लोग कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका यंग मॉडुलस एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑफकोर्स हम लोगों ने इसके दोनों कोनों पर फोर्स अप्लाई करनी है। सबसे बेसिक तरीका आप इसको इस तरफ से बांध दें, तो मैं इसको दीवार से बांध देता हूँ। यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग जो घर में आराम से कर सकते हैं कि हम लोग 2 ब्लॉक्स ले लें और 2 ब्लॉक्स के दरमियान इसको टाइटली बंद कर दें। यहाँ बेसिकली हमने इसको बांध ही दिया है एक किस्म का, तो यहाँ से तो ये बन गया है। अब जैसे ही हम यहाँ से खींचेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होगी और ऑटोमेटिकली हम इसको दोनों तरफ से खींचे होंगे। हम लोग टेंसाइल डेफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं, आप लोग कंप्रेसिव डेफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इस वायर के लिए थोड़ा मुश्किल है स्पेसिफिक सेटअप में करना, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मशीन चाहिए होगी। सबसे बेहतर जो है वो टेंसाइल जो है वो डेफॉर्मेशन ही रहती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग आइडियली मतलब हम यहाँ से इसको खींचना शुरू करेंगे, और अगर क्योंकि ये काफ़ी मेटल की वायर है इस तरह से इजीली तो हमसे नहीं खींचने वाली, तो हम लोग यहाँ पर मासेस लगा देते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम लोग मे भी एक पुली अटैच कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग इसको टेबल के ऊपर इस सब को हमने रखा हुआ है, और यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी अपनी मर्जी का, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस अपनी मर्जी का डाल रहे हैं, फोर्स अपनी मर्जी के लगा रहे हैं, हम लोग कोई भी मास अटैच कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर 10 kg का मास अटैच कर देते हैं। अगर हम लोग अपनी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसको 10 मीटर्स पर सेकंड पर राउंड ऑफ करते हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं mg के मुताबिक 100 न्यूटन्स। तो दिस मीन्स कि हमारे पास मास है 10 kg, वेट है 100 न्यूटन्स, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली 100 न्यूटन्स की दोनों तरफ फोर्स अप्लाई की है इस वायर के ऊपर। तो यहाँ पर से अब आप लोगों को इस वायर का जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता होगा, जो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप इस वायर की जो है वो रेडियस डायमीटर निकाल लें, अगर सर्कल है सर्कल का फॉर्मूला लगा लें, स्क्वायर है स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लें, उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसका आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होगा, यहाँ से आप लोग निकालेंगे इसका स्ट्रेस, जो कि आपके पास होगी आपकी फोर्स डिवाइडेड बाई योर एरिया, और यहीं से इस एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट करके हमने जो बेसिक चीज़ निकाली है दैट इज स्ट्रेन। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोगों ने एक ओरिजिनल अपनी मर्जी की, यानी हमने एक रेफरेंस सेट किया हुआ है, मान लेते हैं हमने ये इतनी लेंथ का रेफरेंस सेट किया हुआ था, तो इसको हम लोग इनिशियल लेंथ मान रहे थे, और फिर हम लोग देखते हैं कि कितनी चेंज हुई है, यानी उधर से लेकर कितनी चेंज हुई है, और मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो वायर थी, यानी ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा था, ये खिंच कर इतना हो गया है, तो ये वाला जो है दिस इज डेल्टा एल। यहाँ पर से हम लोग अपना स्ट्रेन निकाल लेंगे, कितना परसेंट जो है वो बड़ा है, और वो हमेशा सेम ही होगा, सेम स्ट्रेस के लिए वो हमेशा सेम ही होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, और फिर फाइनली हम लोग अपना यंग मॉड्यूलस निकाल लेंगे, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्टली 100 न्यूटन्स करें, आप जो मर्जी करेंगे, फाइनल यंग मॉड्यूलस का आंसर सेम होगा। अगर ये आयरन वायर थी तो इसका आंसर एग्जैक्टली 200 गीगा पास्कल्स होगा, किसी और मेटल की वायर थी तो ऑफकोर्स यंग मॉड्यूलस डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन सेम मटेरियल के लिए या सेम मेटल के लिए आप जो मर्जी डायमेंशन ले लेंगे, यंग मॉड्यूलस सेम ही होगा, क्योंकि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो हमेशा अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेगी, बिकॉज द मटेरियल इज द सेम। नेक्स्ट असल ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक के अंदर काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, दोबारा से एक किस्म का रिपीट हो रहा है। डिस्क्राइब एंड यूज द टर्म्स इलास्टिक डेफॉर्मेशन, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों के पास जो डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। जब आप लोग एक सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी बेसिकली ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। इसकी गुड एग्जांपल है रबर बैंड। आपके पास ये रबर बैंड था, आप इस रबर बैंड को टेंसाइली डिफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर आप टेंसाइल डेफॉर्मेशन करते हैं, इसको आप खींच कितना कर देते हैं, जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं ये वापस इस पोजीशन में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, यानी द एबिलिटी या द टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ रबर बैंड्स के लिए नहीं है, किसी दुनिया के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ये प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। तो इस वजह से हमारे पास जो इलास्टिसिटी है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये मेटल की रॉड है, ये आयरन की रॉड है, आप सोचेंगे अगर मैं आयरन को खींचूंगा तब तो वो वापस नहीं आएगा, आयरन भी वापस आता है। अलबत्ता यह हमें समझना जरूरी है कि दिस इज अप टू अ लिमिट। जैसे वो आपको याद होगा हुक्स लॉ, वो अप टू अ लिमिट, इस तरीके से ये भी अप टू अ लिमिट है। दिस इज अप टू द इलास्टिक लिमिट, यानी एक लिमिट तक आपके पास ये इलास्टिक रहता है, फिर नहीं रहता। रबर बैंड की एग्जांपल लें, अगर आप लोग रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचते हैं और ये टूटे मत, मतलब वैसे आमतौर पर टूट जाता है, अगर कोई ऐसा का रबर बैंड है जो टूटे मत, और आप उसको बहुत ज्यादा खींचते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रबर बैंड है, तो वो वापस नहीं आएगा।
यानी एक लिमिट तक अगर आपने उसको बहुत थोड़ा खींचा है या एक लिमिट के अंदर खींचा है, जो हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, उसकी लिमिट कितनी है कि वो कितना खींचा जा सकता है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ लिमिट बाद वो वापस नहीं आएगा। ऐसी सूरत में हम लोग कहते हैं कि अब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है और अब हम लोग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये वैसे हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग जल्दी से मान लेते हैं, मैं कोई भी रॉड लेता हूँ और मैं इसको डिफॉर्म करता हूँ, टेंसाइल डेफॉर्मेशन इसको करता हूँ, कंप्रेसिव भी आप कर सकते हैं। ये सेम होगा अगर आप किसी चीज़ को खींचते हैं और किसी चीज़ को जो है वो सुकेटते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अंदर फोर्स लगा के किसी चीज़ को आप कंप्रेस करते हैं, उसके लिए भी इलास्टिक लिमिट होगी, वो भी इलास्टिक होगा अप टू अ लिमिट। तो मान लेते हैं मैं इसको जो है वो दोनों तरफ से, ऑफकोर्स यहाँ से मैंने बांधा हुआ मान लेते हैं, सिर्फ इस तरफ हमारे पास डेफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ऑफकोर्स फोर्स इस तरफ भी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस सूरत में हमारे पास है फोर्स, और यानी आप लोग मुझे उम्मीद है इस वीडियो से पहले आप लोगों ने चैप्टर 5 जो वर्क एंड एनर्जी है उसके ऊपर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हुई है, क्योंकि अभी जो मैं करने लगा हूँ आपको अगर वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, और बहुत से लोगों को लगता है उन्हें वर्क के बारे में पता है कि एफडी है, उन्हें ये भी पता है कि एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि वर्क और एनर्जी क्या है, इसीलिए उनको ये चीज़ें समझने में मुश्किल होती है। तो लाजमी आप लोगों ने इस वीडियो से पहले वो पूरी वीडियो देखनी है, मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वरना आपको अभी वाली बातें समझ नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने जैसे उस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से समझा हुआ है कि एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, जिससे हम लोग वर्क डन भी निकालते हैं। लेकिन इस सूरत में हमारे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो रही है, वही डेफॉर्मेशन है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्स हम उसको इस सूरत में कह रहे हैं, क्योंकि वो डेफॉर्मेशन है। अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है, जैसे मैं बताया, हम लोग फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं और डेफॉर्मेशन होती जा रही है। शुरू में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी? क्योंकि हमें पता है कि शुरू में हमारे पास बोथ आर प्रोपोर्शनल, F is directly proportional to X, we know that from Hooke's law। और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है कि हम लोगों के पास जितनी हम फोर्स बढ़ाते हैं उतनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप उतनी फोर्स बनाएंगे उतनी डिस्प्लेसमेंट बनेगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन इस तरह है, वो स्ट्रेट लाइन इस तरह है, ये मैटर करता है, लेकिन आपके पास वो होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो दोनों प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर जाकर ये 4 हो जाती है, यानी कि ये डबल हो गई है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपके पास 4 होगा। या अगर इसका उल्टा है, अगर आपके पास यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये दोनों स्केल डिफरेंट हो सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर 1 है और आपके पास यहाँ पर 2 है और आपके पास यहाँ पर 4 है, अगेन इस तरह से है, तो अब ये जब 2 से 4 जाएगा तो ये 1 से 2 हो जाएगा, मतलब एनीवेज ये तो जो मर्जी हो जाए, बट शुरू में ये प्रोपोर्शनल है अप टू अ लिमिट। व्हाट वाज दैट लिमिट? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस लिमिट को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके थोड़ी सी देर बाद, अच्छा अब हम लोग इसकी थोड़ी सी कर्व बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ये बढ़ेगा जरूर, डेफॉर्मेशन फोर्स के साथ होगी लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होगी, अभी थोड़ी कम होगी डेफॉर्मेशन, फोर्स फिर भी बढ़ती रहेगी। हम थोड़ी सी इसको कर्व करना शुरू कर देंगे और थोड़ी सी देर बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हल्का सा आगे हमारे पास आ जाती है इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल हल्का सा आगे। अक्सर औकात ये सेम भी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर हल्का सा आगे, बिल्कुल हल्का सा आगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले आती है, हमारे पास आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट से जो पहले पहले रीजन है, ये वाला रीजन, इसके अंदर हमारे पास ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक रीजन, यानी इस रीजन के अंदर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इसका प्रोपोर्शनैलिटी से कोई लिंक नहीं है, वो एक अलग चीज है कि वो प्रोपोर्शनल भी होगा। ये याद रखें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसका ये अलग चीज है, और इलास्टिसिटी अलग चीज है। इलास्टिसिटी ये है कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, जबकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेफॉर्मेशन का मतलब है कि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जैसे हमने देख लिया कि उसका क्या मतलब है। तो इलास्टिक लिमिट बस हल्की से आगे आती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, बस ये कोइंसिडेंस है, इसका आपस में उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक ये जो है वो इलास्टिक रीजन है, और इसके बाद हमारे पास जो ये वाला रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। इस रीजन के अंदर अगर कोई चीज़ आ गई, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच दिया है, तो इसके बाद वो वापस नहीं आएगी, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, यानी वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी, हम उसको वापस नहीं कर सकेंगे, रिवर्स नहीं कर सकेंगे, वो हमेशा के लिए वैसी रहेगी। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। तो दिस वाज आवर एसएलओ कि हम लोग इलास्टिक डेफॉर्मेशन यानी जो डेफॉर्मेशन इलास्टिक रीजन के अंदर होगी, जो डेफॉर्मेशन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, यानी जिस डेफॉर्मेशन के नतीजे में ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा जब हम फोर्स अप्लाई करना खत्म करेंगे। प्लास्टिक डेफॉर्मेशन, वो डेफॉर्मेशन जब आपके पास ऑब्जेक्ट प्लास्टिक रीजन में एंटर हो जाएगा, यानी अब ऑब्जेक्ट वापस रिवर्स नहीं होगा, और इलास्टिक लिमिट से पीछे पीछे इलास्टिक डेफॉर्मेशन होगी और इलास्टिक लिमिट के बाद आपके पास प्लास्टिक डेफॉर्मेशन होगी।
नेक्स्ट ऐसे है जस्टिफाई वाई एंड अप्लाई द फैक्ट दैट द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, बेसिकली एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। फोर्स और एक्सटेंशन यानी कि वो जो डेफॉर्मेशन हो रही है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही है जिससे हम लोग वर्क डन भी निकालते थे। अगेन चैप्टर 5 आपने लाजमी देखा होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज को जस्टिफाई कर सकेंगे कि क्यों जो एरिया होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंदर वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली चैप्टर 5 ही आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक क्लासिक जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, जो शुरू में एक लाइन होता है आमतौर पर, फिर आगे से हल्का सा कर्व करता है और फिर इस तरह से हो जाता है, यहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, फिर इलास्टिक लिमिट आएगी। एनीवेज इस तरह से हमारे पास एक नॉर्मल ग्राफ होता है। अगर मैंने टोटल वर्क डन निकालना है, यानी मेरे पास वर्क डन, अच्छा अगेन वर्क डन इज नॉट ओनली एफ डी यानी एफ एक्स, सिर्फ ये नहीं है, उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में पता होना चाहिए। आपने लास्ट में चैप्टर 5 देखना है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे पता है या मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है जो 99.9% लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज एग्जैक्टली वर्क डन, वो चेंज इन एनर्जी कैसे है और फिर एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। बट एनीवेज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया है मे बी इधर तक, यानी इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक या किसी भी लिमिट तक मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया है। मैंने टोटल वर्क डन निकालना है, तो मैं वो किस तरह से निकालूंगा? बेसिकली इसके अंदर का जो एरिया होगा, यानी ये वाला जो एरिया होगा, मैंने अगर इधर तक निकालना था तो ये एरिया मैं निकालूंगा, मैंने अगर इधर तक निकालना था तो मैं ये ओवरऑल एरिया निकालूंगा, जिस भी तरीके से वो निकला है। दिस इज द वर्क डन। क्यों यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि है, ये तो फैक्ट हमें पता चल गया है, लेकिन वाई, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी बताना चाहिए क्यों। बेसिकली ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और हमें ये पता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे वाला वर्क डन होता है, तो ऑटोमेटिकली ये वर्क डन है। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे वाला वर्क डन क्यों होता है ये हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं और वो आप ऑलरेडी इजीली समझ भी सकते हैं। एनीवेज ये तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास ऐसा होता है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होता है वो हमारे पास टोटल वर्क डन अप टू दैट इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट ऐसा लो चैप्टर 5 को देखे बगैर या उसके कॉन्सेप्ट को समझे बगैर या वर्क और एनर्जी के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको समझे बगैर इस ऐसे लोगों को समझा ही नहीं जा सकता। ये है कि हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है कि ये होती क्या है, और इसके अलावा अगर हम लोग एक मटीरियल अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर डिफॉर्म हुआ, जो कि आपको पता ही है वो क्या है, तो फिर आप लोग उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकेंगे, उसका फॉर्मूला यूज कर सकेंगे, काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोग किस तरह से निकालेंगे। तो अब उम्मीद ये समझते हुए कि आप लोगों ने चैप्टर 5 देखा है, आपको पता है कि वर्क क्या है। वर्क इज द चेंज इन एनर्जी, या फिर उसका जो ऑटोमेटिकली जो डिराइव होती है फॉर्मूला दैट इज एफ डी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, वी नो द आंसर फ्रॉम चैप्टर 5 के डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्यों है, और इसके अलावा क्यों हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी हमें पता है। लेकिन बेसिकली दिस इज द चेंज इन एनर्जी, और चूंकि ये चेंज इन एनर्जी है यानी हम एनर्जी के अंदर कितनी चेंज करें, और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम लोगों के पास एनर्जी दो टाइप से आ सकती है, दो तरीकों से आ सकती है। एक तो थी काइनेटिक, जो आपके पास वेलोसिटी से आती थी। वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आती है, यानी वो आपके पास काम कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, उसको डिस्प्लेस कर दें या बुनियादी तौर पर वर्क कर दे या उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज कर दे। तो एक तो तरीका था काइनेटिक। दूसरा तरीका जो काफी वसी है, दैट इज पोटेंशियल, जो कि हमें पता है क्या है, वो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेस, चैप्टर 5 में पढ़ा था, उनसे हमारे पास फॉर्म होती हैं और उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। कोई भी जहां पर भी आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स ने एनर्जी को कंजर्व किया है या स्टोर किया है, हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नजर नहीं आती लेकिन वो स्टोर्ड होती है, और किसी भी टाइम जैसे हम उसको रिलीज करते हैं वो सारी एनर्जी रिलीज कर देता है इन टर्म, और उसको कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। वो जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल एनर्जी। उसकी एक किस्म हमने देखी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला बहुत ही मशहूर है और वो हम लोग इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैंने चैप्टर 5 में भी जल्दी से करके दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh। इसी तरीके से अनदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि बहुत सारी है, उनमें से एक टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मेरे पास एक स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग को, ये मेरे पास ओरिजिनल स्प्रिंग था, और मैंने क्या किया है, मैंने स्प्रिंग को दबाया है या खींचा है, जो भी मैंने किया है, मैंने इसको कंप्रेसिवली जो है वो डिफॉर्म कर दिया है दबाकर। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, मैं भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स ऑपोजिट एंड से फोर्स लगी है, मैं भी सिर्फ अपनी फोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ क्या होगा, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ये धक्का लगाएगा, धक्का लगा के आएगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इलास्टिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। उसने उस एनर्जी को जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया था, उस वर्क को इसने स्टोर किया हुआ था, और अब इसके अंदर एबिलिटी है वर्क करने की, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर सकती हैं, बुनियादी तौर पर उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में चेंज कर सकती हैं या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकती हैं। दिस मीन्स कि हमारे पास एक और टाइप है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
कि आपके पास इलास्टिसिटी से जो एनर्जी स्टोर होती है या जो एबिलिटी आती है वर्क करने की, दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है क्या है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो बहुत इजीली हम डिराइव कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना चाहेंगे, मैं इसको ई के साथ इस तरह पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलास्टिसिटी हम लोग ड्राइव करना चाहेंगे, हम क्या करें, व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग, हम बेसिकली वो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं जो एक ऐसा स्प्रिंग जो रेस्ट पे, एक ऐसा स्प्रिंग जो रेस्ट पे है, और उस स्प्रिंग को मैं एक खास डेफॉर्मेशन के अंदर लेके जा रहा हूँ, मैं उसके अंदर इलास्टिक फोर्स पैदा कर रहा हूँ और फिर वो वापस आएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से। वो जो मेरे पास वर्क डन है जो मैंने किया है, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे है ये तो आप चैप्टर 5 से जानते हैं कि बुनियादी में वर्क है ही वो चेंज इन एनर्जी, मैंने इसकी एनर्जी में जितना चेंज किया है उतनी ही एनर्जी स्टोर हुई है, और चेंज इन एनर्जी है ही वर्क डन, तो वही हमारे पास है। तो अगर मैंने वर्क डन निकालना है एक ऑब्जेक्ट का, और हाँ अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर ये है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, मैं इसको जल्दी से हम लोग समझें। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया है, शुरू में वो प्रोपोर्शनल है, शुरू में वो प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है, बट आगे जाकर मैं जरा इसको यहाँ से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, लेकिन आगे जाकर वो इस तरीके से जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस कर जाता है तो वो इस तरह से हो जाता है। अब मसला ये है कि यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और होगा और यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ पर थोड़ा सा जो काम है वो डिफरेंट हो गया है। तो हमारे लेवल पर हम लोग सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, जहाँ तक ये सीधी लाइन आती है यहाँ तक का फॉर्मूला पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। जाहिर है आगे भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है तो सही, वहाँ पर भी उसके पास एनर्जी है, लेकिन उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, वो हम इस लेवल पर नहीं पढ़ते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी, तो इस लिमिट तक हम लोग अपना फॉर्मूला निकालेंगे और वो बहुत ही ईजी है निकालना। हम लोगों ने ये वर्क डन निकालना है, यानी यहाँ तक हमारे पास जो वर्क हुआ है दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर्ड है। वो वर्क हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है दैट इज द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, यहाँ तक। और अब ये चूंकि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन थी, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन गया और स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो जनरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, वो राइट ट्राइंगल्स पे सबसे इजीली अप्लाई हो जाता है क्योंकि राइट ट्राइंगल पे हाइट यही वाली लेंथ होती है। वैसे मैथ्स में हमें पता है अगर हमें ये फॉर्मूला तमाम ट्राइंगल्स पे अप्लाई करना है एरिया के लिए तो हमें उसकी खास तौर पे हाइट निकालनी पड़ती है, हमें यहाँ से एक कोने से एक परपेंडिकुलर यहाँ डालना पड़ता है, लेकिन राइट एंगल में वो ऑटोमेटिकली काम हुआ होता है। तो यहाँ पर वर्क डन जो हमने किया है यहाँ बेसिकली जो एक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर अंदर, इससे बाहर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, वो हमारे पास क्या होने वाला है, वो हमारे पास हो जाएगा हाफ बेस। ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दिस इज डेफॉर्मेशन, यानी यहाँ तक हमारे पास इस पॉइंट तक हमारे पास कितनी वो चीज डिफॉर्म हुई है एक्स, यानी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें एक स्प्रिंग दिया गया है, वो स्प्रिंग डिफॉर्म हो चुका है इतना, उस स्प्रिंग के ऊपर इतनी फोर्स लगी है तो मैंने उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, वो इधर तक इतना डिफॉर्म हुआ है ना, तो ये वाले हमारे पास यहाँ पर हम लोग प्लग इन करेंगे। और फिर ये वाले चीज कितनी है, वो फोर्स जो उस पर हमने अप्लाई की थी, यानी यहाँ तक हमने शुरू में हल्के हल्के फोर्स अप्लाई करते करते हम लोग उस स्पेसिफिक पॉइंट तक, यानी ये इस पॉइंट पर भी हो सकता है, हम तो किसी भी पॉइंट पर नाप सकते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ये वाली फोर्स बन जाएगी। बट एनीवेज वो स्पेसिफिक फोर्स ये वाली है, तो ये हमारे पास आता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आप लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और फोर्स दीज आर स्केलर्स, यानी कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, दीज आर स्केलर्स, हम लोग फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले रहे हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि हम लोग ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है हम उसमें हमेशा इफेक्टिव फोर्स ही डालते हैं। हम लोगों को वर्क डन से पता है कि अक्सर औकात जो फोर्स होती है हमारे पास उसका एक कंपोनेंट सिर्फ इफेक्टिव होता है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो हम लोग इसके ऊपर सिर्फ वो मैग्नीट्यूड डालते हैं, वो सिर्फ वो कंपोनेंट डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली चूंकि आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर से डॉट प्रोडक्ट का भी पता है, हमें डॉट प्रोडक्ट की यहाँ पर जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि हम ऑलरेडी वो कंपोनेंट ले चुके हैं। तो ये डायरेक्टली हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ऑफकोर्स इसकी एक और वेरिएशन जो है वो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट अक्सर औकात हमें दे देता है, तो हमें वो जो है फोर्स नहीं बताई जाती बल्कि हमें बताया जाता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, और उसके ऊपर हमारे पास इतनी डेफॉर्मेशन है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इज एफ ओवर एक्स, तो जो हमारे पास फोर्स है यहाँ से वो के एक्स है, तो दिस विल बी के एक्स एक्स। यहाँ एक और फार्मूला वर्किंग का बन सकता है हाफ के एक्स स्क्वायर्ड। दीज आर द टू फार्मूलाज फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर एनीथिंग, चाहे वो अच्छा ये कुछ किसी स्प्रिंग के लिए नहीं है, ये कोई रॉड है हमने उसको भी जो है वो डिफॉर्म किया है, तो अगर वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर है तो उसके लिए भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। और हाँ एक और चीज़, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये जब इलास्टिक लिमिट रीच हो जाएगी तब तो अप्लाई होगा ही नहीं, जब इलास्टिक लिमिट रीच हो जाएगी तब तो ये अप्लाई होगा ही नहीं। यहाँ पर तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो ही खत्म जाती है क्योंकि वो अब इलास्टिक नहीं रहा, यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से बन जाती है। तो लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसका फॉर्मूला हमारे पास डिफरेंट होगा। हम लोग सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक नाप सकते हैं, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा इलास्टिक लिमिट से पहले आती है, तो ऑटोमेटिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक हमेशा वैलिड होती है। तो दीज आर द टू फार्मूलाज, और आप लोगों के पास यही एसएलओ था कि आप लोग विदिन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकें और आप लोग इसको डिराइव कर सकें एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों का जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट है डेफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में वो क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। तमाम एसएलओज आपको एक बहुत कंसेप्चुअल तरीके से समझ आ गए होंगे रट्टे के बगैर।